चलिए, आज का नया चैप्टर है, नया टॉपिक है जनसंख्या परिप्रेक्ष्य। जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, जनगणना के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार जिम्मेदार होता है। जनगणना अभी भी चालू है ना। अभी घर का अवलोकन हो रहा है, घर के बारे में पूरे डिटेल्स हो रहे हैं इस साल। अगले साल संभवतः सेकेंड फेज होगा जनगणना का, है ना। भारत जैसे देश में, दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में जनगणना कराना बहुत आसान काम नहीं है। तो जो लोग कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, देश की बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं डेटा। समझते हैं, है ना। जनरल भाषा में इसको डाटा बोल दिया जाता है ना। डेटा, डेटा कोई भी चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा मतलब जैसे अगर सरकार को महासमुंद के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए या सेंट्रल इंडिया के लिए कोई भी स्कीम लाना है, कोई भी प्रोजेक्ट लाना है, तो वो कैसे लाएंगी? वो उसकी रिक्वायरमेंट देखती। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा प्रदेश है, कोई ऐसा शहर है जहां पे बच्चे जो हैं मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है ना, ज्यादा है मतलब। ठीक है, जैसे बाकी शहरों या स्टेटों के कंपैरिजन में कोई एक पर्टिकुलर शहर में, स्टेट में, एरिया में ज्यादा है, तो सरकार ये कैसे पता करेगी कि यहाँ ज्यादा है? जनगणना से, और उस जनगणना के डाटा से, ठीक है, ये समझ में आता है कि किस तरीके के बच्चों को तकलीफ है, ताकि उनके लिए उनसे संबंधित स्कूल है, उपचार केंद्र है, स्पेशल टीचर्स हैं, स्पेशल एजुकेटर्स बोलते हैं उनको, है ना। जैसे हम लोग टीचर्स हैं, वो स्पेशल टीचर्स हैं। वो स्पेशल टीचर्स हैं क्योंकि स्पेशल चाइल्ड को पढ़ा रहे, ठीक है। जिनको जो हमारे लिए जिनको पढ़ाना शायद बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है हमारे लिए, ठीक है। तो वो कैसे पता चलता है? डेटा से। और डेटा कैसे कलेक्ट होता है सरकार के पास? जनगणना से, ठीक है। डेटा दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा मतलब होता है जिसे हम खुद कलेक्ट किए हो, जरूरी नहीं है सरकार का हो, लेकिन जिसे हम खुद कलेक्ट किए हो। जैसे अगर आप लोग जो थोड़े कम बच्चों वाला स्कूल होता है, जहाँ पे कम बच्चे हैं, वहां जनरली ना इस दौर में वहां के टीचर्स को आसपास के लोकेलिटी में भेजा जाता है, जिसे सर्वे बोलते हैं वो अपने भाषा में, ठीक है। वहां जाते हैं और कुछ नहीं, उनका काम ये रहता है कि 2 4 5 बच्चे मिल जाए एडमिशन के लिए, ठीक है। तो वो घर घर जाते हैं, आपके घर में कौन कौन बच्चे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ एडमिशन करा लो, इस तरीके से, ठीक है। तो वो स्कूल अपने लेवल पे वो काम को कर रही है, ठीक है। वही काम सरकार कर रही है बड़े स्तर पे पूरे देश में, ठीक है। अब अगर इस सेंसस के बाद छत्तीसगढ़ सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या और कोई स्टेट की गवर्नमेंट उनको बोले कि भाई हमें हमारे स्टेट में फलाना एक प्रोजेक्ट लाना है जिसके लिए आपके डेटा की जरूरत है, तो सरकार अलग से सेंसस नहीं कराएगी छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश का। जो सेंसस हुआ रखा है उसमें से छत्तीसगढ़ का उस तरीके का डेटा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को दे देगी, यदि उन्हें वो प्रोजेक्ट, वो उनकी सोच सही लगेगी तो। ऑफिशियल चीजें अलग है, पर प्रोजेक्ट के लिए डेटा कहां से मिल गया? यही सेंसस से। तो अगले 10 साल तक, 10 साल के आड़ में होता है सेंसस, है ना। इस आखिरी कब हुआ था? 2011 में। कब होना चाहिए था? 2021 में।
ठीक है, लेकिन 2021 में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोविड फेज था, मतलब सबसे बुरा फेज था 2021 वाला, और ज्यादातर गर्मी छुट्टियों में होता है ना, इसीलिए उस समय नहीं हो पाया था। फिर अभी फर्स्ट फेज हुआ है उसका। तो भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। और भारत की पहली नियमित जनगणना, मतलब जब से उस 1881 के बाद से हर 10 साल में होता आ रहा है, ठीक है। वो इस साल, मतलब इस बार 2021 में नहीं हुआ क्योंकि कोविड का दौर था, ठीक है। अदरवाइज हर 10 साल में होता आ रहा है। तो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में। इस चीज को लिखिए, पहली जनगणना हुई भारत में 1872 में, और किन की अध्यक्षता में हुआ? लॉर्ड मेयो, है ना, नाम भी याद रहेगा आप लोगों को। मेयो, मायो, मायोनीज, ऐसा कुछ कुछ पता है ना, व्हाइट सॉस क्या बोलते हैं उसको, है ना, हाँ, इसीलिए ध्यान रहेगा। भारत की पहली गणना 1872 लॉर्ड में हुई। भारत की पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन क्वेश्चंस आते हैं इसमें, है ना, डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि भाई कब हुआ था, किन की अध्यक्षता में हुआ था, है ना। फिर जनगणना सेंसस कमिश्नर या रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सी चंद्रमौली थे, इन्हीं की अध्यक्षता में 2011 की जनगणना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। दो 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी, जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। इसको ध्यान रखेंगे, है ना। तो 2011 के बाद 2026 क्या हो जाएगा? 16वीं, और स्वतंत्र भारत की 8वीं, ठीक है। मैं इसको नोट्स तो शेयर करूं, तब लिख लेंगे, अभी जो काम की चीजें हैं उसको समझिए। 2011 की जनगणना में 8000 मैट्रिक टन पेपर का हुआ था, बहुत बड़ा वैल्यू होता है 8000 मैट्रिक टन, और पूरे जनगणना के प्रोसेस में 2200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। जनगणना 2011 में प्रति व्यक्ति आय 60,600 रुपए आसपास थी, है ना। ये करंट वैल्यू पे है, और कॉस्ट पे 58,000 कुछ रुपए है, ठीक है। जनगणना 2011 का नारा क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है ना, और इसकी जनसंख्या पूरे विश्व की 17.8% है। थोड़े दिन में 20% हो जाएंगे हम लोग, 20% यानी विश्व का 1/5 हिस्सा रहेंगे हम लोग कुछ दिन, कुछ साल में। 11 जुलाई 1987 विश्व की जनसंख्या 5 अरब के बिंदु को पार कर गई। कब? डेट इंपॉर्टेंट है, कब? 11 जुलाई 1987 को, ठीक है। इसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या वृद्धि को लेकर दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए इसे जनसंख्या दिवस
रूप में मनाने का निर्णय लिया। ठीक है, कब? 11 जुलाई 1987। ठीक है, चलिए इसमें जो काम का है उसको लिखिए, जल्दी से लिख लीजिए। अभी के लिए दो तीन चीज जरूर रहना चाहिए कॉपी में। पहली जनगणना भारत में कब हुई? 1872। किन की अध्यक्षता में? लॉर्ड मेयो। ठीक है, भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई? 1881। किन की? लॉर्ड रिपन। ठीक है, 2011 में हमारे कमिश्नर रजिस्ट्रार कौन थे? सी चंद्रमौली थे। 2011 भारत की 15वीं जनगणना थी, जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं। 8000 मैट्रिक टन पेपर खपत हुआ। इस बार जनगणना कैसे हो रहा है? ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सरकार का फोकस है पेपरलेस पे जाने के लिए। ठीक है, पेपरलेस यानी पेपर जितना कम से कम खपत हो, कम से कम उपयोग हो। आप लोग देखिए, बजट भी ऑनलाइन अनाउंस होता है। पहले बजट के पूरे प्रिंट आउट्स जाते थे। ठीक है, तो हर तरह से सरकार की कोशिश है कि पेपर का उपयोग कम किया जाए। ठीक, इसके बाद भारत की जनगणना 2011 के प्रमुख आंकड़े। ठीक है, 2011 का ही आंकड़ा है अभी हमारे पास, अभी तो चल रहा है ना। अभी हाउसिंग और हाउस लिस्टिंग का काम चल रहा है। सेकेंड फेज में जनगणना होगा। तो 2011 के आंकड़े में भारत की कुल जनसंख्या थी 121 करोड़ 5,69,573। ठीक है, अभी अपने को बेसिकली क्या याद रखना है? 121 करोड़ 5 लाख, है ना। पीछे का जो ऑड फिगर है उतना डीप रहना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम इतना ध्यान रखना है 121 करोड़ 5 लाख, जिसमें से पुरुषों की कुल जनसंख्या थी 62 करोड़ 31 लाख 21,183 और महिलाओं की जनसंख्या थी 58 लाख 74,47,730। ठीक है, ये 2011 के जनगणना के आंकड़े हैं। भारत की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत 51.47, जबकि महिलाओं का प्रतिशत 48.53। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या, ये डेटा बेस है ना, इसमें डेटा क्वेश्चन आता ही आता है। जनसंख्या में और क्या पूछेगा? डेटा तो पूछेगा। ठीक है, तो इसमें डेटा आता है कि भारत की कुल जनसंख्या में 6 वर्ष के 13.59% लोग थे, 6 वर्ष से कम, और 6 वर्ष से ऊपर 86.41। ठीक है,
86.41। ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिए, कुल जनसंख्या को लिखिए, कुल जनसंख्या को लिखिए। पुरुष और महिलाओं की संख्या को लिख लीजिए, उसके बाद बाकी आप देते रहिएगा, है ना। चलिए, इसके बाद तो ये सब 2011 के आंकड़े है ना, 2011 के आंकड़े ही अभी हमें पढ़ना है। 2027 पे आंकड़े आने में अभी टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब आंकड़े तो 27 में कलेक्ट होंगे, उस हिसाब से हमें फिर डेटा मिलेगा। ठीक है, भारत के सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 राज्य। ठीक है, सबसे ज्यादा, सबको पता है सबसे ज्यादा कौन से राज्य का है? उत्तर प्रदेश। 2011 के समय लगभग 30 करोड़ थी इनकी आबादी। 2021 के आसपास में एक रफ डेटा था कि 25 करोड़ के आसपास है उत्तर प्रदेश की आबादी। ठीक है, ये कोविड का दौर था, इसीलिए उस समय डेटा पे बहुत बात होता था। तो जब बहुत सारे बातें हो रही थी कि अमेरिका में ऐसा हो रहा है, इंडिया में ऐसा हो रहा है कोविड के समय में, तो देखने वाली बात यह भी है कि अमेरिका की कुल आबादी लगभग 32-33 करोड़ है। थोड़ी कम तो हमारी अकेले एक राज्य की। ठीक है, और अमेरिका एरिया वाइज भारत से 5 गुना बड़ा है। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व, समझते हैं क्या होता है? जनसंख्या घनत्व मतलब कितने, एक आदमी के पीछे कितना एरिया है या कितने एरिया के में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे देश में डेंसिटी बहुत हाई है। हमारे देश में खाली एरिया नहीं है उतना, एक प्लॉट खाली होता है या कोई बेचने की बात करता है तो 10 जने खरीदने का सोचने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जमीन की वैल्यू उस हिसाब से ग्रो कर रही है। महाराष्ट्र की जनसंख्या 11 करोड़ 23 लाख। ठीक है, ये नीचे जो दिया हुआ है ये भारत में उनका जनसंख्या में कितने प्रतिशत भागीदारी है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश का 2011 में 16%, महाराष्ट्र का 9.28, बिहार की पॉपुलेशन 10,40,99,000, पश्चिम बंगाल 9 करोड़ 12 लाख। ये सब 2011 के डेटा पे है, और ये सबसे कम आबादी वाला प्रदेश। ठीक है, कौन सा है? सिक्किम, मात्र 6,10,000। अब भारत की जनसंख्या में उनका हिस्सा बोलोगे तो 1% भी नहीं है। ठीक है, 1% भी नहीं है, 0.05। ठीक है, मिजोरम 10,97,000, हिस्सेदारी 0.09। अरुणाचल प्रदेश 13,83,000, 0.11।
ठीक, गोवा में 14,58,000, प्रतिशत 0.12। फिर भी गोवा हमारे देश में वन ऑफ द मोस्ट रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला प्रदेश है टूरिज्म से, है ना। इतना छोटा प्रदेश होने के बाद भी गोवा की रेवेन्यू टूरिज्म से बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये डेटा आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? सबसे ज्यादा दिल्ली 1,67,00,000 केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी, ठीक है। पौंडीचेरी सीधा 12 लाख। मतलब देखिए टॉप 2 में कितना डिफरेंस है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ठीक है, कैपिटल है करके दिल्ली का आबादी जो है बहुत ज्यादा है केंद्र शासित के हिसाब से, 1,67,00,000। पौंडीचेरी 12,47,000, परसेंट कितना है 0.10। चंडीगढ़ 10,55,000, 0.09। अंडमान निकोबार 3,80,000, 0.03। ठीक है, ये भी राउंड ऑफ है, इसको अगर जैसे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है करके, नहीं तो थोड़ा और ये ज्यादा है, ये ध्यान देने वाली बात है। केंद्र शासित का ये सर्वाधिक है, 4 सर्वाधिक, ठीक है, और 3 न्यूनतम। कौन सा? लक्षद्वीप 64,000, दमन एंड दीव 2,43,000, दादरा एंड नागरी, ठीक है, 3,43,000। ठीक है, इसको लिखेंगे ये क्योंकि बहुत काम का है, इसमें से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपको अभी लग रहा होगा कि ये क्या ही बता रहा हूं, इसमें अब डेटा में क्या ही बताऊंगा, ठीक है, डेटा जो डेटा है वही है, ठीक है। और इसमें यही क्वेश्चन आता है कि सबसे कम कौन से प्रदेश का जनसंख्या है, सबसे ज्यादा कौन से प्रदेश का जनसंख्या है, सबसे कम कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है, याद करना है। शीट शेयर करूंगा तब लिख लेना, अभी जो बता रहा हूं वो सुनो, जो लिखने बोल रहा हूं वो लिखो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने ये कुछ डेटा देखा, इसके बाद अगला है जनसंख्या से संबंधित पारिभाषिक शब्द, टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया है कुछ कुछ, अभी हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे पहला है अशोधित जन्म दर। क्या दिया हुआ है कि किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1,000 जनसंख्या पर 1 वर्ष में पंजीकृत जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को अशोधित जन्म दर कहते हैं। किसी स्पेसिफिक रीजन में, किसी स्पेसिफिक एरिया में, जैसे महासमुंद हो गया, है ना, रायपुर संभाग हो गया, कोई जिला हो गया, कोई आपका प्रदेश हो गया, ठीक है, इसमें किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1,000 जनसंख्या पर 1 वर्ष में पंजीकृत जन्मे जीवित बच्चों की संख्या। जीवित बच्चों का मतलब क्या है? कुछ बच्चे होते हैं जो ज्यादा दिन नहीं जीवित रह पाते, किसी बीमारी के कारण या किसी तकलीफ के कारण, किसी सुविधा की कमी के कारण उनकी मौत हो जाती, ठीक है। तो यहां पे हमें किन बच्चों को देखना है? जीवित बच्चों को। फॉर्मूला भी दिया हुआ है, अशोधित जन्म दर कैसे निकालते हैं? निर्धारित क्षेत्र में 1 वर्ष में कुल जीवित जन्मे बच्चे, ठीक है, कुल जीवित जन्मे बट अनुमानित
मध्य वर्ष में जनसंख्या। मध्य वर्ष में जनसंख्या मतलब देखिए, साल के शुरू में अगर जनसंख्या थी 1 लाख, ठीक है, साल के शुरू में जनसंख्या थी 1 लाख और साल के अंत में जनसंख्या है 1.5 लाख। तो एक तो ये किया जाता है कि शुरू और अंत की जनसंख्या को भागित 2 कर देते हैं, या फिर दूसरा ये किया जाता है कि मध्य में जो जनसंख्या थी यदि उसका डेटा है तो वो ले लिया जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है बात क्या बता रहा हूं? ठीक है, साल के शुरू में जनसंख्या कितनी थी, किसी चीज का औसत कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, और ये अनुमानित, पहला ही शब्द अनुमानित दिया हुआ है। ठीक है, तो ये औसत के बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है कि वर्ष के शुरू में कितना था, वर्ष के अंत में कितना है, उसको 2 से भाग दे दो तो वो मध्य का अनुमानित जनसंख्या आ जाता है। अब शोधित जन्म दर क्या है? कुछ नहीं है, जब अशोधित जन्म दर में 5% की वृद्धि कर दिया जाता है, ठीक है, 5% और जोड़ देते हैं तो उसे शोधित कहते हैं। अशोधित में 5% और जोड़ देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? शोधित। क्यों जोड़ते हैं, अब उसको ब्रैकेट के लिए पढ़िए। उन बच्चों के लिए जो पंजीकृत नहीं है इसलिए उन्हें अशोधित जन्म दर में शामिल नहीं किया गया है, ये मानते हुए। इसका कोई आपका परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं है ना, 5% ही क्यों हुआ? 5% एक पुराने डेटा के हिसाब से, एक अंदाज से इसको एक तरीका बना दिया गया। ठीक है, हमेशा 5% रहेगा कोई जरूरी तो नहीं है, कभी ज्यादा भी होगा कभी कम भी होगा। आज जब हमारे देश में सुविधाएं इतनी बढ़ गई है, हॉस्पिटैलिटी हर तरह की है ना, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं। ठीक है, तो यहां पे अब 5% वो बच्चे जिनकी जानकारी सरकार को ना हो, ऐसा होने की संभावना अब थोड़ी कम है। फिर भी अभी इसको कैसे जोड़ा जाता है? अशोधित में 5% जोड़ दिया जाता है उन बच्चों के लिए जो पंजीकृत नहीं है। पंजीकृत नहीं है यानी सरकार को उनके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ये 5% होगा ये मानते हुए जोड़ दिया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, हेडिंग लिख लो, फॉर्मूला लिख लो। पांच प्रतिशत जोड़ रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनके बारे में सरकार को जानकारी नहीं है। आज की स्थिति में जब इतनी अच्छी मेडिकल सुविधाएं हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट सब, तो ये 5% सरकार की जानकारी के बाहर 5% होता होगा, इसकी संभावना अब थोड़ी कम है। आज कम आए हैं स्टूडेंट्स की, अभी रोज ऐसे ही चल रहा है। क्या चीज कम हो गए? अभी तो कोई वैकेंसी भी नहीं निकली यार कि नौकरी लग गई होगी।
चलिए, इसके बाद अशोधित मृत्यु दर किसी भौगोलिक क्षेत्र के में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहा जाता है। एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर रेसिडेंस में 1000 लोगों के पीछे साल में कितने लोगों का देहांत हो रहा है, ठीक है, 1000 के पीछे, ठीक है। उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, निर्धारित क्षेत्र में एक वर्ष में कुल मृतकों की संख्या बटे मध्य वर्ष में जनसंख्या गुणित 1000, ठीक है। या इसमें सब 1000 है ना, अपन नॉर्मली आदत रहती है गुणित 100 की, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब में गुणित 1000 है, ठीक है। क्षेत्रफल में एक भौगोलिक क्षेत्र में कैसे उसकी उस पे है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि किसी एक वर्ष में शोधित जन्म दर मृत्यु दर में जितना जन्म हो रहा है, अशोधित जन्म दर कितना बढ़ा है और मृत्यु दर का क्या दर है, उन दोनों में जो फर्क है यानी उतना प्रतिशत हमारी जनसंख्या वृद्धि हुई है, ठीक है। में जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं, जबकि प्राकृतिक में निवल प्रवास दर को जोड़ दिया जाता है। ये निवल प्रवास दर क्या है, नीचे दिया हुआ है, ठीक है, और उसे जनसंख्या में वृद्धि दर कहते हैं, ठीक है। निवल प्रवास दर क्या होता है, देश में आने वाले लोगों की संख्या, बाहर से आते हैं हमारे यहाँ, ये उनकी बात हो रही है जो औपचारिक तौर पे आते हैं, अनौपचारिक तौर पे आने वालों की गिनती इसमें नहीं है, क्योंकि उसकी कोई जानकारी ही नहीं है सही मायने में सरकार को। देश में आने वाले लोगों की संख्या माइनस देश से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या, ठीक है, बटे अनुमानित मध्य वर्ष में जनसंख्या गुणित 1000, ठीक है। तो हमारे देश में कितने लोग दूसरे देश से आए, ठीक है, और हमारे देश से बाहर कितने लोग गए, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, ठीक है, ये हमारा की है बटे अनुमानित मध्य वर्ष की जनसंख्या गुणित 1000, ठीक है। एक बार जनसंख्या वृद्धि दर फिर से पढ़ते हैं। किसी एक वर्ष में अशोधित जन्म दर तथा अशोधित मृत्यु दर में अंतर को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं, ठीक है। जितनों का जन्म हुआ और जितनों की मृत्यु हुई, उन दोनों के बीच के अंतर को प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। जबकि प्राकृतिक वृद्धि दर में निवल प्रवास दर को जोड़ दिया जाता है तो इसे जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं, है ना। प्राकृतिक वृद्धि दर में जब निवल प्रवास दर को भी जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तब वो क्या बनता है, जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। जैसे अशोधित और शोधित के बीच में मान लीजिए अशोधित है 5%, ठीक है, और शोधित है 3%, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ, 2%। ये 2% क्या कहलाएगा, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर। समझ आ रही है बात, ठीक है। मृत्यु दर थी 3% और जन्म दर था 5%, तो दोनों के बीच का अंतर यानी 2% क्या कहलाएगा हमारा, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर। और इसी प्राकृतिक वृद्धि दर में जब निवल प्रवास दर यानी बाहर से आने वाले लोग माइनस बाहर जाने वाले लोग बटे अनुमानित मध्य वर्ष में जनसंख्या गुणित 1000, जब इसको जोड़ देंगे, ठीक है, इसको जोड़ देंगे तब वो बनता है जनसंख्या में वृद्धि दर। यानी अगर निवल प्रवास दर को हम 1% माने, ठीक है, या कंफ्यूजन मत हो, %0.5 मानते, ठीक है, अगर निवल प्रवास दर 0.5% है तो
2% हमारा पहले से क्या था, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर थी। ठीक है, तो प्राकृतिक वृद्धि दर में हम जोड़ देंगे 0.5%, तो हमारा कितना बन जाएगा, 2.5% बना जनसंख्या वृद्धि दर। क्लियर है? ठीक है, समझ आ गया ना सबको? किसी को डाउट है क्या? ठीक। अब इसके बाद है लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है? बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड, है ना, मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड का जो आपस में अनुपात होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं लिंगानुपात। ठीक है, तो किसी दिए हुए भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुष की संख्या में के अनुपात में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, कितने बच्चों की संख्या में देखा जाता है इसको, या लड़कों की संख्या में देखा जाता है 1000। 1000 पुरुष वर्ग के पीछे कितनी महिलाएं हैं, ठीक है, कितनी लड़कियां हैं, ठीक है, इनको देखा जाता है। शेषी लिंगानुपात की गणना हम 6 वर्ष से कम आयु के लिए करते हैं, और लिंगानुपात का वर्गीकरण आयु, धार्मिक और शैक्षणिक समूह आदि आधार पर अलग अलग अध्ययनों के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे इसको बहुत सारे समाज वाले भी कराते हैं अपने स्तर पे। ठीक है, बहुत सारे समाज वाले भी कराते हैं, क्योंकि आज ये हर समाज की समस्या है। कोई समाज, कोई सोसाइटी इससे छूटा हुआ नहीं है, इससे बचा हुआ नहीं है लिंगानुपात की तकलीफ से। ठीक है, तो भारत के सर्वाधिक एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाले 4 राज्य, गर्ल में तो 1000 के पीछे 1084, यानी ज्यादा है गर्ल्स। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये बहुत रेयर डेटा है जहां पे गर्ल्स की संख्या ज्यादा हो। ठीक है, आज के डेट में गर्ल्स की संख्या सिर्फ मेरिट सूची में ज्यादा रहती है। मेरिट सूची अगर ध्यान से अध्ययन करेंगे तो किसी भी चीज का हो, 10वीं हो, 12वीं हो, जॉब हो, पीएससी हो, बैंकिंग हो, कोई भी चीज हो, 10 में से कम 6-7 लड़कियां, कम से कम। हमारे स्कूल की टॉप 10 में से 9 लड़कियां, टॉप 10 में से 9। वो एक जो है वो पता नहीं कैसे गिरते पढ़ते पढ़ते पहुंच गया, वो भी भरोसा नहीं कर रहा था कि मैं हूं। आप समझ रहे हैं, लड़कों की स्थिति बहुत बुरी है पढ़ाई के मामले में ना। पढ़ाई में अभी पता नहीं लड़कों को इतना ध्यान नहीं है। ठीक है, तो केरल की जनसंख्या 1000 बच्चों, लड़कों के पीछे 1084, उसके बाद तमिलनाडु 986, आंध्र प्रदेश 993, छत्तीसगढ़ 991। इस मामले में तो हम अपने आप को लिए धन्यवाद भी कर सकते हैं कि हम बहुत पीछे नहीं है, लेकिन ये 2011 के हिसाब से भाई, ये जितना डेटा है सब 2011 का है ना। 2011 के हिसाब से छत्तीसगढ़ 991, ये ओवरऑल है, ये ओवरऑल है। लेकिन अगर आप अपने जैसे अपने समाज में, अपने कास्ट में या अपने मोहल्ले में देखेंगे ना, तो आपको ये शायद देखने को नहीं मिलेगा। फर्क इससे बहुत ज्यादा है ऐसा लगेगा देखने में, है ना। अंतर जो है बहुत ज्यादा दिखता है। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम क्या है, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और पंजाब। ठीक है, अब देखने में 100-125 में क्या अंतर पड़ेगा लगता है, ये 1000 के पीछे है, टोटल 100-125 का अंतर नहीं है, 1000 के पीछे 100-125 का अंतर होना, यानी 12% कम हो गया। 12% का जनसंख्या में अंतर बहुत होता है। ठीक है, उसके बाद भारत के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये पूर्ण राज्य की बात थी, अब केंद्र शासित में पौंडीचेरी अगेन
ज्यादा है, 1000 के पीछे 1037। लक्षद्वीप 946। एक जने बच्चे को मैं ऐसे ही पूछा, उसके मतलब मेरे को उसकी परिस्थिति पता है कि उसके पिताजी भी नहीं है और मतलब आर्थिक तौर पे कमजोर है परिवार ना, वह पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है। तो अब 12वीं में था, तो थोड़ा जाते जाते बच्चे थोड़ा फ्री भी हो जाते हैं, हिम्मत भी कर लेते हैं, शायद बोल सकते हैं बोलने की। तो बोलता है सर मैं ना सोच रहा हूं मैं चाय ठेला पर चल लगाऊंगा। पहला बढ़िया सोच रहा है भाई, लेकिन ये प्रेरणा तेरे को कहां से मिली चाय ठेला लगाने की। पढ़ाई में अच्छा है, ऐसा नहीं है कि एकदम जैसे जो बच्चे पढ़ते ही नहीं है वैसा वाला नहीं। तो उसका इंस्पिरेशन कौन था, वो नागपुर का एक चाय वाला कोई फेमस हुआ था ना। हाँ, नहीं एमबीए नागपुर वाला नहीं है, जॉली चाय वाला है ना, वो चिड़िया टाइप का बाल रहता था उसका, है ना। तो पहले यार तुम्हारे इंस्पिरेशन ही गलत है ना, यही तकलीफ है ना। एपीजे अब्दुल कलाम साहब, है ना, ऐसे किन्हीं को फॉलो करोगे तो उस राह में बढ़ोगे ना। लेकिन अब फॉलो ही आप चाय वाले को कर रहे हो, ठीक है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, कमाई भी है उस काम में, लेकिन कितने बेच रहे हैं और कितने ज्यादा कमा रहे हैं इसको समझना भी जरूरी है। वो 2-4 का जिसका वीडियो देख लिया वही कमा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। शहर में आप घूमोगे तो बहुतों का सिर्फ घर चल रहा है। महासमुंद में ही अगर आप देखोगे तो 25-50 जने तो होंगे, 25 जने तो होंगे जो ऐसे दुकान में चाय बेचते होंगे, सब मिला के अमृतुल्य है फलाना वगैरह, ठीक है। लेकिन उनमें से कितने लोग हैं जो एकदम ही पैसे वाले हो गए, 2-4 ही होंगे, बाकियों का तो ठीक ठाक घर चल रहा है। मतलब तू तू एक काम करना, तू 3 दिन मेरे लिए चाय बना के लाना। मतलब मैं तो चाय वैसे जनरली नहीं पीता, लेकिन तू 3 दिन मेरे लिए चाय बना के लाना, 3 दिन एक जैसा बना के ही दिखा दे तू। भाई आप कहीं कुछ खाने पीने जाते हैं तो सबसे कॉमन फैक्टर क्या होता है, टेस्ट, और टेस्ट में सिमिलैरिटी, है ना। बहुत चांस है कि कल आप जैसा टेस्ट खाए थे आप दूसरी बार जब भी जाओगे वैसा ही मिलेगा, है ना। हल्का एकदम 19-20 का अंतर आ गया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो उतना भी नहीं आता, ठीक है। पहले तो 3 बार एक जैसा बस बना के दिखा दे, उसके बाद उसको लगा कि हाँ यार ये तो कुछ तो सीरियस हो रहा है करके, ठीक है। फिर खैर अभी तो वो बीकॉम कर रहा है और कुछ करेगा उम्मीद है, अच्छा, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसमें कितनी है जनसंख्या का अनुपात, 876। दिल्ली में 868। अब 868 देखोगे यानी कितने लोग कम हैं इसमें, 132, 1000 के पीछे, यानी 13.2% लड़के लड़कियों में अंतर है। और ये सर्वाधिक की सूची में चल रहे हैं अपन, केंद्र शासित, ठीक है। और न्यूनतम में 618, 774 और 818, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए अभी, नोट में दिया हुआ है 2011 के अनुसार भारत के लिंगानुपात 943 है। पूरे भारत का लिंगानुपात जो है वो क्या है, कितना है, 943। देखिए यहां पे भी देखेंगे अगर हम, तो कुल जनसंख्या में 121 करोड़ की जनसंख्या के हिसाब से 62 करोड़ पुरुष वर्ग है और 58 करोड़ महिला वर्ग, यानी कुल जनसंख्या में लगभग 3.5 करोड़ महिला वर्ग जो है वो का अंतर है, ठीक है। इसी के लिए सरकार ने नहीं बीच में एक स्लोगन भी बहुत चला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। तो 2 चीज करना है, बचाना भी है और पढ़ाना भी, ठीक है। अरे मैं इसका फ्रेश डेटा आपको भेज दूंगा। ये कैसे एकदम ब्लैक सा आ गया,
इसमें मैं इसका ये वाला इमेज आपको दोबारा भेज दूंगा, थोड़ा सा क्लियर कम है, ठीक है। शिशु लिंग अनुपात 6 वर्ष या उससे कम वाले 4 राज्य, उसमें सर्वाधिक है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और छत्तीसगढ़। ये क्या बताता है? ये हमारे आने वाले कल की जनसंख्या का एक इंडिकेटर है, क्योंकि जो बच्चे आज 2011 में 6 वर्ष से कम के रहे होंगे, है ना, 6 वर्ष के माने तो 2021 आते आते आज 20 वर्ष के आसपास के होंगे, ठीक है। कुछ आप में से भी होंगे उनमें से 20 के आसपास के, ठीक है। और ये उस हिसाब में भी छत्तीसगढ़ हमारा नंबर पे है ये, ठीक है। मतलब टोटल में तो था ही हमारा प्रदेश चौथे नंबर पे, पर बच्चों में भी चौथे नंबर पे है। इसका मतलब है हमारे आने वाले भविष्य में भी हमारा अनुपात जो है बहुत ज्यादा विषम नहीं होने वाला है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश 972, मेघालय 970, मिजोरम 970, ये तीनों वो प्रदेश है जिनकी जनसंख्या बहुत कम है। ये भी समझने वाली बात है कि ये तीनों वो प्रदेश है जिनकी टोटल जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है। ज्यादा यानी ज्यादा जनसंख्या वाले जो प्रदेश हैं वहां पे लिंगानुपात में अंतर जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। और न्यूनतम हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान 6 वर्ष से कम वाले, 6 वर्ष से कम वाले केंद्र शासित न्यूनतम दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, ठीक है। सर्वाधिक में दिया हुआ है अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी और दादरा नगर, ठीक है, और लक्षद्वीप। फिर सब कम कम वाले, ठीक है। कम वाले प्रदेश वहां पे लीड कर रहे हैं। मैं इसका फोटो दोबारा भेज दूंगा, अभी आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो परेशान नहीं होना, ठीक है। भाई ये ध्यान रहना चाहिए, आप लोग इसको अगर सिर्फ सुन के छोड़ दोगे, मैं कल सबकी कॉपी देखूंगा, कल ही के कल देखूंगा, क्योंकि ये चैप्टर तो पूरा डेटा बेस्ड है, ठीक है। कल के कल मैं सबकी कॉपी देखूंगा जिसमें मेरे को ये सब डेटा चाहिए। आप टेबल के फॉर्म में बनाइए, आप अपने हिसाब से डेटा को याद रखने के लिए किसी और फॉर्मेट में माइंड मैप बना के लिखते हैं तो वो आपके ऊपर है, आप कैसा लिखना चाहते हैं, पर लिखा हुआ रहना चाहिए कॉपी में सबके। और कल पूछूंगा भी, ये डेटा याद रखना है, क्योंकि इससे यही क्वेश्चन आएंगे कि सबसे कम जनसंख्या किस में है, अनुपात किस में है सबसे कम, ठीक है, इस तरीके के। कल सबकी कॉपी देखूंगा मैं, उसमें ये सब डेटा चाहिए मुझे। शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म बच्चों के अनुपात में 1 वर्ष या उससे कम उम्र वाले मृत शिशुओं की संख्या, वो बच्चे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं। इन्फेंट यानी 1 साल से कम, वो बच्चे जिनका जो 1 साल या उससे कम समय में ही दुनिया से चले गए किसी कारण से, तबीयत के कारण, है ना, या कोई सुविधा नहीं मिल पाने के कारण, किसी भी कारण से अगर वो नहीं बचे तो उनका दर हम निकाल रहे हैं। तो 1 वर्ष में शिशुओं की मौत संख्या, ठीक है, शिशु कौन, 1 वर्ष से कम वाले जिनका जीवन काल 1 वर्ष से कम रहा, ठीक है। और बटे 1 वर्ष में जीवित जन्मे की संख्या, कितने जन्मे थे, ठीक है, गुणित 1000। यहां पे ध्यान रखना है सब चीज हम 1000 से गुणा करते हैं, ठीक है, ठीक है। कितने 1 वर्ष से कम पे फोकस इसलिए है सरकार का, क्योंकि 1 वर्ष के बाद बच्चों का इस तरीके से जो अनसर्टन डेथ होता है ना, अचानक या किसी कारण से होने की संभावना जो है वो बहुत हद तक कम हो जाती है, ठीक है। शुरू में उनको कई बार ऐसा होता है जैसे निमोनिया ही हो जाता है बच्चों को, अब सही उनको इलाज नहीं मिला तो निमोनिया जैसी चीज में जो बहुत कॉमन है छोटे बच्चों में होना, उसमें भी बच्चे कई बार बचना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सरकार का इस पे थोड़ा सा विशेष ध्यान है, ठीक है। फिर बाल मृत्यु दर,
किसी दिए हुए क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों की संख्या के संदर्भ में 0 से 5 वर्ष के बीच मृत बच्चों की संख्या, ठीक है। जैसे आप लोग सुने होंगे किसी किसी बच्चों के दिल में छोटा सा छेद होता है, ठीक है। सुनने में बहुत बड़ा चीज लगता है भी, जिन पेरेंट्स के ये फेस करना पड़े, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 5 वर्ष आते आते वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, ठीक है। या डॉक्टर्स बोलते हैं कि 5 वर्ष तक हम कुछ स्पेसिफिक दवाइयां चलाएंगे, उसके बाद अगर सर्जरी की जरूरत पड़ी तो तब देखें, ठीक है। तो बाल मृत्यु दर 1 वर्ष से 5 वर्ष की आयु के बीच बच्चों की मौत की संख्या बटे 1 वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या गुणित 1000, ठीक है। इसके बाद ये फॉर्मूला को लिख लो, एक बार नाम लिख लो और फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। नाम लिख लो, फॉर्मूला लिख लो। इसके बाद है साक्षरता, लिटरेसी रेट। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, सरकार के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। 7 वर्ष तथा उससे ऊपर की आयु के ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ने लिखने में सक्षम हो वह साक्षर कहलाते, ठीक है। 7 वर्ष की आयु से अधिक किसी भी भाषा में, जरूरी नहीं है इंग्लिश और हिंदी ही हो, है ना, अपनी रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है। वे व्यक्ति जो पढ़ तो सकते हैं परंतु लिख नहीं सकते, उन्हें साक्षर नहीं कहा जाता, ठीक है। थोड़ा सा अजीब है बोलने सुनने में, पर वर्ष 1981 के पूर्व 5 वर्ष तथा उससे ऊपर के आयु वर्ग को साक्षर माना जाता था, ठीक है। उसके बाद से इसको किस मान रहे हैं, 7 वर्ष में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04 है, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर 82.4 और महिला 65.46। इस प्रकार पुरुष एवं
महिला साक्षरता दर में लगभग 16.68% का अंतर मौजूद है। ठीक है, अब अभी हम लोग बात कर रहे थे कि लड़के नहीं पढ़ रहे हैं, पर डेटा के हिसाब से तो कुछ और है। लेकिन ये सिर्फ साक्षरता की बात है भाई, है ना, सिर्फ साक्षरता की बात है। उसके आगे की पढ़ाई, साक्षर होने के बाद लड़के नहीं पढ़ रहे, कहानी वहां पे बदलती है। ठीक है, एक समय के बाद जब एक्चुअली पढ़ाई में फ्लो लाना चाहिए, तब बच्चे, खासतौर पे लड़के, दोस्ती यारी में बर्बाद है ना। स्वतंत्रता के बाद 1951 में भारत की साक्षरता दर मात्र 18.33 थी, जिसमें से पुरुष 27.1716 और महिला 8.86 है ना। ये बहुत मतलब गंभीर विषय रहा होगा उस समय कि हमारी गवर्नेंस के लिए, कि इतनी कम साक्षरता दर में और इतनी ज्यादा जनसंख्या, उस समय भी हमारे देश की जनसंख्या बहुत थी। ठीक है, उसमें इतनी कम साक्षरता दर के साथ किसी प्रोजेक्ट को, किसी स्कीम को लाना, लागू करना, देखिए आज हम लोग 2011 के स्टेज में हम 74% में पहुंचे, जो 1951 में 18% था। यानी लगभग 60 साल के अंतर में हमारी साक्षरता दर में वृद्धि हुई है 56%। ठीक है, 26 पर अगर इस दर से देखा जाए तो 26% की वृद्धि करने में अभी 25-30 साल लग जाएगा 100% साक्षर होने में, अगर इस स्थिति से देखा जाए तो भाई, है ना। लेकिन अभी जो पेस पकड़ी है गवर्नमेंट गवर्नेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट में खास तौर पे, कि ये संभव है कि आने वाले कुछ ही साल में हम 100% के आसपास पहुंच जाएं। ठीक है, लेकिन अगर इस स्थिति से देखा जाए तो ये बताने का मेरा कारण ये है कि हम ये समझ पाए कि शुरू की गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस भी कितनी हाई रहे होंगे। ठीक है, आज तो हम जब 74% साक्षर हैं, और उत्तर में भी अगर शहरी के में हिसाबा जाए तो शहरी में साक्षरता दर और ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद तो हम बहुत सारी चीजों में हम अपने सिविक सेंस का, अभी बहुत चल रहा है ये सिविक सेंस वाले वर्ड, ठीक है, हम सिविक सेंस का उपयोग नहीं करते। जैसे आम परिस्थिति में बोला जाए तो किसी का एक्सीडेंट हो गया या आग लग गया है तो उसकी मदद करने की जगह अपन फोटो वीडियो बना रहे हैं, है ना, फोन करके अपने फलाना दोस्त को बता रहे, अरे जल्दी आ मार्केट में फलाना दुकान में आग लग गई है। अरे वो आके क्या करेगा, फायर एक्सटिंग्विशर लेके थोड़ी ना आएगा। ठीक है, जिनको फोन लगाना चाहिए उनको लगाए हैं कि नहीं पता नहीं, है ना, आपातकालीन सेवा को लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं पता नहीं, लेकिन अपने दोस्त को लगा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो सिविक सेंस साक्षरता दर के साथ साथ हमें बहुत जरूरी है कि हम ये भी समझें कि हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, इसके बाद ये साक्षरता दर को लेके डेटा है। भारत के सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता दर वाले 4 राज्य, केरल 94%, हो सकता है इस बार 2026-27 के समय ये 100% हो। ठीक है, केरल 94%, मिजोरम 91%, गोवा 88.7, त्रिपुरा 87.2। ठीक है, तो केरल को छोड़ के खैर बाकी तीनों प्रदेश जो है वो बहुत कम आबादी वाले प्रदेश है, पर फिर भी बड़ी बात है कि इतना अच्छा उनका साक्षरता दर है। ठीक है, न्यूनतम बिहार, ठीक है, बिहार तो शापित राज्य बोला जाता है, पता ही नहीं आपको बिहार को। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पे एक तरफ वो सूखा से मर रहे होते हैं, दूसरी तरफ बाढ़ से मर रहे होते हैं। ठीक है, बिहार के 2 हिस्से ऐसे हैं जहां एक तरफ सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, और दूसरी तरफ बाढ़ आ जाता है। ठीक है, इसीलिए उसे शापित प्रदेश भी बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद भी बिहार में साक्षरता दर और ज्यादा हो तो
बहुत जरूरी है साक्षरता दर ज्यादा होना, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश 65.4%, राजस्थान 66.1%, झारखंड 66.4%। और वही केंद्र शासित में लक्षद्वीप 91.8, दमन एंड दीव 87.1, अंडमान निकोबार 86.6 और दिल्ली 86.2। अब ये दिल्ली के हिसाब से, हमारे भारत के कैपिटल के हिसाब से, है ना, उस हिसाब से इनका अगर बोला जाए तो साक्षरता दर हद तक कम है ना। दिल्ली के हिसाब से दिल्ली में तो कोई सुविधा की कमी नहीं है ना, उसके बाद साक्षरता दर कम है। इसके कई और पहलू भी होते हैं, कई बार डेटा देते समय लोग सही डेटा नहीं देते, एक ये भी कारण होता है। हमारे पास जो डेटा आता है उसमें थोड़ा बहुत रियलिटी से डिफरेंस होने। फिर है न्यूनतम, दादरा एवं नगर हवेली 76.2, पौंडीचेरी 85.8, चंडीगढ़ 86.05, ठीक है। ये सबसे कम साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। इसके बाद है कुपोषण की दर। कुपोषण, माल न्यूट्रिशन। कुपोषण की दर में 3 वर्ष तक के ऐसे बच्चों को शामिल किया जाता है जो अपने अपेक्षित वजन से कम या कम लंबाई के होते, ठीक है। कुछ बच्चे जिनका वजन, जो न्यूनतम वजन है उससे भी कम है या लंबाई उनकी कम है, उसका कारण क्या है? कुपोषण वन ऑफ द रीजंस है, जरूरी नहीं है वही है, लेकिन बहुत सारे में से एक कारण उनका क्या होता है? कुपोषण। तो कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? कुछ एक आध आंगनबाड़ी है, गांव में आंगनबाड़ी के नाम पे एक शिक्षा का विकास भी हो, वहां पे पढ़ाई भी हो रही है, साथ में उन्हें भोजन की भी व्यवस्था है ना। और भोजन भी इस हिसाब से दिया जाता है ताकि मतलब उनका बेसिक जो प्रोटीन विटामिन है उसका बैलेंस बना रहे। जैसे अलग अलग रहता है ना, एक दिन सोयाबीन की सब्जी है, एक दिन और कोई सी सब्जी है, ठीक है। इस तरीके से हर तरह का उनको फूड दिया जाता है, अंडा वगैरह सब शामिल है उसमें, जैसा जो प्लस आंगनबाड़ी में आप देखे होंगे तो, और अपने आसपास के लोकेलिटी में, मतलब ये तो सिर्फ बच्चों की बात हुई, उसके साथ साथ आसपास के लोकेलिटी में जो लोग हैं, जो रह रहे हैं, ठीक है, उनमें भी यदि कुपोषण देखा जाता है तो आंगनबाड़ी वालों को वो भी काम दिया जाता है कि उनके पास भी जाएं और उनको जैसे आंगनबाड़ी में जो रेडी टू ईट फूड्स आते हैं, बिस्किट्स आते हैं, वो सब उनको दिया जाए, ठीक है। साथ साथ स्कूल्स में मध्याह्न भोजन की सुविधा भी शुरू की है सरकार इसी कॉन्टेक्स्ट में, ताकि कुपोषण को हम दूर कर सकें, ठीक है। मातृ मृत्यु दर, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर प्रसव पीड़ा से ग्रसित महिलाओं में से जितनी महिलाएं प्रसव के समय या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिन के भीतर ही मृत्यु का शिकार हो जाती हैं, उन्हें मातृ मृत्यु दर कहा जाता है, ठीक है। तो पहले तो इसकी संख्या या इसका रेशियो बहुत ज्यादा हुआ करता था, अब हमारे हॉस्पिटल्स और उपचार केंद्र की मदद से इसमें बहुत हद तक कंट्रोल किया गया है, ठीक है। फिर है प्रजनन काल। एक महिला अपने जीवन के जिस पड़ाव में बच्चा पैदा करने की क्षमता रखती है उसे प्रजनन काल कहा जाता है। भारत में प्रजनन काल में
15 से 49 वर्षों की महिलाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, अब आप लोग इतने बड़े हैं, इतने समझदार हैं कि ये सब टॉपिक आप लोगों के लिए हंसी का टॉपिक नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ये हमारे हमारे जीवन के में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमारे देश में ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि एक समय में ये स्थिति थी जब हॉस्पिटल और मेडिकल सुविधाएं अच्छी नहीं होती थी, तो प्रसव के दौरान बहुत बड़ा रेशियो था, 10 से 12% तक की महिलाओं की जान चली जाती थी। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है परसेंटेज। ठीक है, फिर संपूर्ण प्रजनन दर, किसी भी महिला के संपूर्ण प्रजनन काल के दौरान पैदा हुए बच्चों की संख्या को संपूर्ण प्रजनन दर कहा जाता है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व, अभी हम बात कर रहे थे जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या साधारण के महत्वपूर्ण सूचकांक में से एक है। जनसंख्या के घनत्व के प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति व्यक्ति की जनसंख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। जनसंख्या सांद्रण मतलब जनसंख्या को, अब एकदम हिंदी टिपिकल मैं एक बार देख के बता देता हूँ। जैसे अभी अपन बात की ना कि अमेरिका की जनसंख्या लगभग 33-34 करोड़ के आसपास है आज की स्थिति में, और उनका क्षेत्रफल भारत से लगभग 4-5 गुना। ठीक है, तो वहां पे एक पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से कितने लोग रहते हैं, ठीक है, और हमारे देश में कितने लोग हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब एकदम घने बसे हुए हैं हम लोग। ठीक है, भारत में अगर आप देखोगे तो कोई गली मोहल्ला में एक आध दो प्लॉट अगर खाली हो तो खाली हो, बाकी हर जगह घर बना हुआ है। मतलब शहरों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, हर जगह घर बना हुआ है, हर जगह लोगों का अपना एक, जिनके पास पैसा है वो 2-2 3-3 घर बना के रखे हैं, किराए पे दे दिए हैं, जिनका नहीं है वो किराए में ही जीवन भर चल रहे हैं, लेकिन घर बना हुआ। ठीक है, तो इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि हमारी कंसंट्रेशन के रिलेशन को जो बताता है। ठीक है, हमारे जनसंख्या का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से रहने वाले लोगों की संख्या के को अलग अलग तरीके से जो हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, जैसे भारत की पूरी क्षेत्रफल में कितने लोग हैं, ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व अलग है, और पूरे भारत का अगर देखेंगे तो अलग है। गोवा में बोलेंगे तो अलग है, क्योंकि गोवा की आबादी कम है, प्रदेश भी बहुत छोटा है पर आबादी उसके अनुपात में बहुत कम है। ठीक है, वहां पे ज्यादा जो है एक टूरिज्म का बेस्ड है। ठीक है, फिर ये एक लास्ट डेटा शीट है, भारत के सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बिहार, पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश,
मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड, है ना। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा और सबसे कम में कितना बड़ा अंतर है ना। इसमें हम एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं, यानी एक पर्टिकुलर 1 किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर के बीच में कितने लोग रह रहे हैं। तो 1 वर्ग किलोमीटर में बिहार में रह रहे हैं 1106 और अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हैं 17, है ना। तो सर्वाधिक और न्यूनतम के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित में कौन है? दिल्ली 11,320, ठीक है। और सबसे कम अंडमान में 46, ठीक है। दिल्ली तो है ही ओवर क्राउडेड, ठीक है। उसके बाद चंडीगढ़ 9,258, दूसरा देखोगे तो 700, ठीक है। तो इस तरीके से भारत की जनसंख्या घनत्व जनगणना 2011 के आधार पर 70.5% की दशकीय वृद्धि के साथ 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसको लिख के रखेंगे, ठीक है। इतना डेटा आप लिख के रखेंगे, नोट्स रेडी रखेंगे कल, ठीक है। मैं कल ही चेक करूंगा कॉपी को आप लोगों का, ठीक है। पूरे नोट्स डेटा के साथ चाहिए मुझे, ठीक है, क्योंकि ये डेटा ही आएगा इस क्वेश्चन, इस चैप्टर से, ठीक है। जैसे मैं एक आध दो क्वेश्चन अगर आपको बता दूं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे 2011 की जनगणना में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था, यानी स्लोगन, ठीक है, क्या था? हाँ, ठीक है। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आवर सेंसेस आवर फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पे इस बुक में ऑप्शन इंग्लिश में ही दिया हुआ है, हिंदी में है ही नहीं, है ना। और ये हिंदी में है, बुक हिंदी में है, लेकिन ऑप्शन जो दिया हुआ है वो समझ रहे हैं, वो इंग्लिश को हिंदी में लिखा है ना। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा बहुत तो कम से कम इंग्लिश भी आपको पता रहे भाई, जरूरी है ना। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? ऑप्शंस बता रहा हूं मैं, बताएंगे आंसर, ठीक है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? पहला अशोधित जन्म दर, दूसरा अशोधित मृत्यु दर, तीसरा प्रजनन और चौथा विवाह। अब इसमें से ऑप्शन क्या है? ये तो ऑप्शन थे, फिर से बता दे रहा हूं। अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, प्रजनन और विवाह। अब इसमें से आपको सही आंसर का ग्रुप खोजना है। हाँ, ए और बी, चलो ठीक है, अच्छी बात है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए, सी, बी, डी और ए और बी, तो ए और बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। जैसे इसमें एक और क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप एक दीर्घ काल अवधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो मैं बताया ही नहीं हूं, चलो इसको मैं बताऊंगा तब अपन इस पे बात करेंगे। जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य कारण क्या है ना। ऑप्शंस बता रहा हूं, फिर आंसर देंगे। जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य कारण क्या है? पहला मृत्यु दर में कमी, दूसरा आर्थिक प्रगति, तीसरा कम आयु में विवाह, चौथा जन्म दर में वृद्धि। इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है मृत्यु दर में कमी, ठीक है, क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेड लाइफ थी, मैं अभी आप लोगों को लिखवाया था उस बीच मैं जब क्लास ले रहा था तब, कितनी है अभी हमारे देश की एक्सपेक्टेड लाइफ? जीवन काल हमारे देश में, औसत जीवन काल हम लोग लिखे 72,
है ना 72, ठीक है, जो कि एक समय में 59 थी, ठीक है। तो भाई औसतन जब तक कोई हादसा या कोई ऐसी कोई गंभीर बीमारी ना हो तो 13 साल का औसत आयु लोगों का बढ़ गया, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व किससे संबंधित है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व किससे संबंधित है? जनसंख्या घनत्व का कारण क्या है, मतलब एक तरह से क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। पहला है औद्योगिक क्षेत्र, मतलब जहां औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा है वहां पे जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, ठीक है। दूसरा है समुद्र तटीय मैदानों में, जहां समुद्र तटीय मैदान है वाले एरिया है वहां पे ज्यादा है। कहाँ ज्यादा है भाई, ठीक है। कम ऊंचाई युक्त पहाड़ों में, पहाड़ों में क्या लोग ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और तीसरा है समतल धरातल बनावट, उपजाऊ मिट्टी एवं पानी की उपलब्धता। लास्ट वाला, हाँ देखिए अब ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही परेशान करते हैं, ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं, आप देखिए पानी पानी तो औद्योगिक, आप सोचिए अब इसको देखिए, आमतौर पे जब हम ये क्वेश्चन नहीं पढ़े और एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, ठीक है, तो चाहे आप हो चाहे मैं हो चाहे और कोई भी हमारे सम्माननीय टीचर हो, बहुत संभव है कि अगर हम ये क्वेश्चन नहीं देखें तो हम एक बार के लिए यही सोचेंगे कि भाई जहां की बनावट अच्छी है, जहां की उपजाऊ जमीन है, जहां पानी है, ऑब्वियस सी बात है आदमी वही रहेगा। लेकिन आज आप देखिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, ये सिटी का में जनसंख्या घनत्व कितना ज्यादा है, और इन सिटी के ज्यादा होने का कारण क्या ये सब कारण है? नहीं, उद्योग, है ना। बेंगलोर में पिछले साल पानी की इतनी बुरी स्थिति थी पिछले साल की गर्मी में कि कंपनी मजबूरी में गवर्नमेंट बोलती कि भैया बेंगलोर में तो ज्यादातर ये है हमारे आईटी सेक्टर, ठीक है। तो आईटी सेक्टर में लोग भी बहुत काम कर रहे हैं, फ्लैट वगैरह ले खरीद भी चुके हैं, अब वहां के रहवासी हो चुके हैं एक तरह से, लेकिन उनका मेन घर कहीं ना कहीं बाहर है, पिताजी का घर बोलना चाहिए, ठीक है। तो स्थिति ये थी कि बेंगलोर में पानी नहीं है, तो गवर्नमेंट उनको बोलती कि भैया इनको सबको जाने दो अपने घर, ठीक है, इनको वर्क फ्रॉम होम दो कंपलसरी, पिछले साल की बात है, कंपलसरी वर्क फ्रॉम होम दो। कंपनी वाले एकदम आनंद फानंद में अनाउंस किए जाओ सब भागो घर। बेंगलोर में पानी नहीं है। एक बड़े मतलब वीडियो बनाते हैं ना आजकल यूट्यूब पे, इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं हम आसान भाषा में, तो बेंगलोर का एक लोकल बड़ा इन्फ्लुएंसर ने ये वीडियो बनाया था। आप सोचिए, मतलब मैं इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए ये एग्जांपल दे रहा हूं। उसने ये वीडियो बनाया था कि मुंह धोना है अगर आपको तो बेसिन से ना धो के एक मग्गे में पानी लेके धोइए। देखिए बेसिन में मैं मुंह धो रहा हूं तो इतना पानी खर्चा हो रहा है, और मग्गा में मुंह धो रहा हूं तो इतना पानी में हो जा रहा है। ये टॉपिक था उसका वीडियो बनाने का। आप समझिए कितनी परेशानी रही होगी पानी की। बेंगलोर में मात्र 3% ग्रीनलैंड बचा है, ग्रीनलैंड मात्र 3% बचा है बेंगलोर में, बाकी पूरा या तो सड़क है या तो बिल्डिंग है, ठीक है। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा डेटा के साथ साथ या टॉपिक के साथ साथ हर टॉपिक के क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। नहीं तो आप समझिए जब 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ना, तो 2 तो आपको पहले बार पढ़ते ही समझ आएगा, ये दोनों तो नहीं हो सकता। अब वो बचे 2 में जिसमें डाउट है, जैसे डी गलत होने के बाद ए बोले आप लोगों ने तुरंत, पता है बी और सी तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो ए और डी में कंफ्यूजन हमेशा होगा। कोई 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हमेशा होता है, ठीक है। इसीलिए टॉपिक पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा क्वेश्चंस को उस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसको भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। चलो, थैंक यू।